Discord का इस बार बटन नहीं आ रहा, पता नहीं आ रहा है किसी को? You just have to log in with आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन करते हैं कि यार आपका लोड बैलेंसर होता क्या है, why we required it. सो लोड बैलेंसर में आपके पास बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं, जिसमें से कि एक मॉड्यूल आपका LTM का होता है, और इसका जो बेसिक पर्पस होता है, देखो क्या होता है लोड बैलेंसर का। एक आर्किटेक्ट अगर मैं बताऊं तो क्या हो सकता है लोड बैलेंसर का, जब भी आउटसाइड से रिक्वेस्ट आती है आपकी, यहाँ पर आई, देखो एडवांटेज क्या है, बहुत सारे एडवांटेज हैं जो शायद आपने सोचा ना हो। आप लोग क्या लगता है व्हाई वी डू यूज लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर क्या यूज है, वैसे ही बताओ आपको क्या लगता है। एक तो रिक्वेस्ट मल्टीपल सर्वर पे बैलेंस होती है, आई मीन मल्टीपल सर्वर। दूसरी चीज जो SSL सर्टिफिकेशन होता है वो हर एक सर्वर के लिए लेना नहीं पड़ता, एक F5 पे डाल दो तो वो। और रिडंडेंसी भी रहती है सर्वर पे, जैसे वो हेल्थ मॉनिटरिंग करता रहता है एक्टिवली हर एक सर्वर का, तो अगर कोई डाउन है तो इट डजंट मीन कि उसका वो ब्राउजर या कुछ भी सर्विस क्लाइंट ओपन नहीं कर सकता, इट ऑटो डिटेक्ट्स दैट ओके दिस सर्वर इज डाउन देन। यस करेक्ट, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब देखो लोड बैलेंसर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, कैसे ये चला और क्या प्रोसेस हुआ, कैसे क्या है। तो लोड बैलेंसर आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, इट्स नॉट लाइक कि खाली आपका F5 ही है, मार्केट में काफी सारे वेंडर हैं। आपका F5 का जो प्रोडक्ट होता है लोड बैलेंसर का, दैट्स कॉल्ड बिग IP, ये आपका प्रोडक्ट होता है बिग IP। और बेसिकली और भी प्रोडक्ट्स हैं इसके कंपैरेटिवली। रेडवेयर का आता है लोड बैलेंसर, ठीक है, A10 का आता है आपका, और आपका आता है क्या, डेल का आएगा आपका, डेल के भी आते हैं, बट जो एक प्रोमिनेंट है जो चलता है ये F5 रेडवेयर। और इसी कैटेगरी में एक और होता है लोड बैलेंसर जो कि मे भी आपको प्रोजेक्ट में मिल जाए, बाराकूडा। इसका वेफ और LB काफी चलता है, इट इज वेरी मतलब सिमिलर टू F5 पैरेलली, जैसे पालो अल्टो चेक पॉइंट है ना, वैसे ये बाराकूडा और ये है क्या बोलते हैं F5 लोड बैलेंसर मार्केट में। और थर्ड में रेडवेयर चलता है, A10 वगैरह के कम ही चलते हैं, डेल वगैरह तो बहुत कम है। सिट्रिक्स के भी लोड बैलेंसर आते हैं, कई जगहों पे में भी मिल जाए। हाँ, सिट्रिक्स के भी लोड बैलेंसर आते हैं, आपको कई जगहों पे मिल सकते हैं, बट बहुत ज्यादा जो कॉमन है दैट इज F5 आपको मिल जाएगा, बाराकूडा भी मिल जाएगा, रेडवेयर। ये तीन वेंडर काफी फेमस हैं जो आपको मिलेंगे इसमें, वेफ में और लोड बैलेंसर में। लोड बैलेंसर लगाने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, मान लो जब पहले लोड बैलेंसर नहीं था तो कैसे रिक्वेस्ट आती थी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर पहले लोड बैलेंसर नहीं तो लोड बैलेंसिंग का काम तब भी होता था। तब कैसे होता था, देखो मान लो ये लोड बैलेंसर नहीं है, ये आया स्विच पर, तो पहले एक कॉन्सेप्ट होता था सर्वर के अंदर। मान लो मैंने विंडोज सर्वर पे होस्टिंग कर रखी है, तो विंडोज सर्वर पे होस्टिंग करने के लिए इसके अंदर एक फीचर होता था क्लस्टर का, सर्वर खुद ही क्लस्टर बनाता था। और सर्वर आपका खुद ही क्लस्टर बनाता था, तो क्लस्टर या इसी को बोलते थे हम NLB फीचर, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में आता था। लाइनक्स बेस्ड मशीन पे भी आप क्लस्टरिंग कर सकते थे, तो नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का फीचर आता था। तो क्लस्टर IP बनाने के साथ क्या होता था, विप, एक विप बना लेते थे। विप मान लो मेरा क्या 10.1.1.5 और इधर क्या 10.1 10.2 10.3, इस तरीके से आपके पास है 1 2 3। अब कभी रिक्वेस्ट आई तो क्या होता था कि विप पे हिट आए, विप ने प्राइमरी सर्वर को भेज दिया, या जो भी इसके अंदर सेटिंग्स है इस पे मैंने इसको प्राइमरी बना रखा मान लो, फिर ये रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता था इन सभी सर्वर्स में। तो ऐसा कुछ प्रोसेस चलता था। बट आज के टाइम की अगर बात करो तो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस आपके क्या चलते हैं, एप्लीकेशन चलाना एक बड़ा कंसर्न नहीं है, एप्लीकेशन के साथ जो है आपकी क्या सर्विसेज चलती है, इंक्रिप्शन। आज के टाइम पर ट्रैफिक आपका जो जा रहा है वो सिक्योर होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि आपका जो भी ट्रैफिक आ रहा है लोड बैलेंसर पे, लोड बैलेंसर बोला, जो भी सर्वर पे आ रहा है, तो सर्वर एट सेम टाइम पे सर्व भी कर रहा है और उन रिक्वेस्ट को भी हैंडल कर रहा है। मान लो कि जो है 5000 रिक्वेस्ट एक साथ आ गए इसके पास, तो ये साइमल्टेनियसली इसने ट्रैफिक को हैंडल भी किया, डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम कर रहा है, साथ साथ इसी पे एप्लीकेशन भी रन कर रहा है। तो एक बहुत मतलब ओवरहेड रिसोर्स का इस पे होता था सर्वर्स पे,
जो कि आज के टाइम पे अगर या एक मॉडर्न एक जो आर्किटेक्ट है फायरवॉल्स या लोड बैलेंसर का, उस पर्सपेक्टिव से सोचते हो तो इट्स बिकम लाइक वेरी टिपिकल। इतनी सारी चीजें आप एक परफॉर्मेंस बेसिस पे अगर देखोगे तो यूटिलाइजेशन और रिसोर्स का काफी कंजम्पशन होगा एक सर्वर के क्लस्टर या पूल पर जो आपने यहाँ बना रखे। तब भी विप पे ही ट्रैफिक आता था, विप पे आया, सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसने बेस्ड ऑन एल्गोरिदम्स। उस टाइम पे जो आपके पास एल्गोरिदम थी तो वही सारी थी, राउंड रॉबिन, लीस्ट, जो भी आप करना चाहो डायनेमिक स्टैटिक्स में वो भी डिवाइड थी, आपने किया उसके बाद वो होता था। बट अगर अटैक आ गया, मान लो डायरेक्ट डॉस अटैक आ गया, किसी ने कर दिया, रिसोर्स कंज्यूम करने की कोशिश की, तो ये सर्वर इजीली क्या हो जाते थे, कॉम्प्रोमाइज हो जाते थे। डॉस अटैक के केस में चोक हो जाएंगे, डीडॉस आ गया तो ये सारे सर्वर्स एक साथ टारगेट हो जाएंगे और उनको समझ नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा रिसोर्स इंपैक्ट पड़ेगा एक नेटवर्क में विदाउट लोड बैलेंसर। दूसरा क्या है, ये तो जो है क्या नाम है एक जर्नल पर्सपेक्टिव हो गया जो कि दिख रहा है मुझे कि हाँ ये चीज हो रही। इसके अलावा बहुत सारे और भी रीजंस है, जैसे जैसे मैं आज की डेट में बात करूं, हर एक एप्लीकेशन एसएसएल पे चल रहा है, ठीक है। मान लो कि मुझे क्या करना है, 10 सर्वर है मेरे, तो मुझे 10 के 10 सर्वर्स में क्या करना पड़ेगा, एसएसएल सर्टिफिकेट का प्रोविजन करना पड़ेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सारे सर्वर्स में। और उसके बाद जो है क्या नाम है, जैसे ही मैं एसएसएल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करूंगा तो इनक्रिप्शन डेटा का और डिक्रिप्शन भी सर्वर पे ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। जैसे ट्रैफिक आएगा यहीं पे सर्वर का ट्रैफिक इनक्रिप्ट भी हो रहा है, डिक्रिप्ट भी हो रहा है, अगर इस पे भेजा इस पे होगा, इस पे भेजा इस पे होगा, साथ साथ क्या होगा, एप्लीकेशन भी चल रहा है उसी पे ही। फिर से क्या हो गया कि या तो आप हार्डवेयर कैपेसिटी काफी इंक्रीज करके रखो, या जो है क्या बोलते हैं, आप हार्डवेयर कैपेसिटी इंक्रीज करोगे तो रिसोर्स आपका क्या हो जाएगा, आपका एक तो सर्वर एक्सपेंसिव हो जाएंगे और रिसोर्स जो है थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर भी एक बर्डन हमेशा ही रहेगा, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन चलता है तो काफी अपने आप में ही क्या होता है, प्रोसेस कंज्यूमिंग है। आरएसए हम यूज करते हैं इसके अंदर, ईसीसी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक इस जो आज के डेट में चलते हैं, इलेक्ट्रिकल कर्व जो आपके एल्गोरिदम होती है, ये हार्डवेयर अगर सपोर्टेबल है तो ही चलती है। तो ईसीसी अगर कोई चला रहा है तो ये सब एडवांस एल्गोरिदम्स हैं जो कि लोग चलाते हैं। तो इन सब को अगर डायरेक्ट आप सर्वर पे रन करा दोगे तो बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा रियल सिनेरियो में। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेटर पर्सपेक्टिव से भी काफी बर्डन है। जैसे मान लो एप्लीकेशन डेवलपर ने क्या किया, आपका यही मान लेते हैं कोई पैच आया सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग, या सर्टिफिकेट आपका जो एक्सपायर हो गया, तो सभी में जाकर वो चेंजेस करने पड़ेंगे। 100 सर्वर है, 100 में करना पड़ेगा, 10 है 10 में करना पड़ेगा, 5 है 5 में करना पड़ेगा। तो ये सब काफी बर्डन है। दूसरा, हमारे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं कि मैं इसको कैसे चलाऊं। जैसे कि मान लो सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि अगर आपके पास क्या है लोड बैलेंसर है, तो अपने पास क्या है, क्लाइंट टू सर्वर, क्या कर सकते हो आप, जैसे ट्रैफिक बाहर से आए तो आपका इनक्रिप्टेड ट्रैफिक बस फ्रंट एंड तक ही रहे, फायरवॉल के, फायरवॉल बोल रहा हूँ सॉरी, लोड बैलेंसर के आपके फ्रंट एंड तक ही रहे, और प्लेन टेक्स्ट में यहाँ से यहाँ तक के क्लियर टेक्स्ट में आपका क्लियर डेटा यहाँ से यहाँ तक चले। तो बैक एंड में नहीं करना चाहते इंक्रिप्शन, तो बैक एंड में आप नहीं करोगे तो जितना इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का टास्क है वो खाली आपके किसके ऊपर आ गया, टोटली आपके लोड बैलेंसर के ऊपर आ गया यहाँ पर, और इन डिवाइसेस के ऊपर आपने एक ओवरहेड कम कर दिया। सर्टिफिकेट आपका मान लो एक्सपायर हो रहा था, सर्टिफिकेट रिवोक होने वाला है, आपका रिवोक हो गया, एक्सपायर होने वाला, तो इसी पे आप चेंज करोगे आकर, बंडल या सर्टिफिकेट जो आपने सीए से साइन कराया हुआ है यहाँ पर क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, तो वो मॉडिफिकेशन या चेंजेस आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। तो ये एक आपके पास क्या है एडवांटेज है इस तरीके के नेटवर्क में, इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहाँ पे आपने लोड बैलेंसर को यहाँ पे प्लेस कर दिया इस तरीके से इन लाइन। तो इसीलिए आप जो लोड बैलेंसर आप बोलने के बजाय इसको क्या बोलते हैं आज के टाइम में, आज के टाइम में उसको बोलते हैं एडीसी, एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर।
एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर का मतलब क्या होता है कि डिलीवरी एप्लीकेशंस की करेगा, साथ साथ देखो बहुत सारी और चीजें भी करेगा। जैसे आप क्या कर सकते हो, मॉनिटरिंग, सर्वर्स की हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हो कि आपका सर्वर क्या करे कि मॉनिटर हो जाए प्रॉपरली। ठीक है, अगर ये डाउन है तो इस पर रिक्वेस्ट ना आए, ये डाउन है इस पर रिक्वेस्ट ना आए। तो हेल्थ मॉनिटरिंग भी आप यहाँ पे प्रॉपरली कर रहे हो। हेल्थ मॉनिटरिंग के से क्या फायदा है कि आप जो है सर्वर्स को प्रॉपरली चेक कर पा रहे हो। अगर वो नहीं है तो आपकी रिक्वेस्ट उस पर नहीं जाएगी, जो रेस्ट है उनमें चली जाएगी। तो सर ये हेल्थ मॉनिटरिंग कोई पिंग वगैरह करके करते हैं या फिर कैसे करते हैं हेल्थ मॉनिटरिंग? हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए आपके पास क्या है, अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले क्या है, एक नॉर्मल आईसीएमपी मैसेज भी जा सकता है। ये तो बहुत बेसिक है। आईसीएमपी मैसेज से आपके सर्वर को आप मॉनिटर कर रहे हो। एचटीटीपी रिक्वेस्ट आप भेजते रहो कि एचटीटीपी आपकी रिक्वेस्ट के थ्रू क्या हो रहा है, ये मॉनिटर हो रहा है। पर्टिकुलर स्ट्रिंग मॉनिटर कर सकते हो। मैंने बोल दिया कि एक स्ट्रिंग है एचटीटीपी के अंदर, एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट के अंदर index.html, तो index.html का कंटेंट जब तक इसको मिलता रहेगा तब तक इसको क्या मानेगा, अच्छा, क्या है? लाइव। स्ट्रिंग बेसिस मॉनिटर कर सकते हो, प्रोटोकॉल बेसिस मॉनिटर कर सकते हो, कंटेंट कोई है उसको मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। आईसीएमपी बेस्ड मॉनिटरिंग कर रहे हो तो मान लो इसी इसी नोड के ऊपर मल्टीपल सर्विसेज चल रही हैं। अब जैसे ESXi सर्वर किसी ने यहाँ रखा हुआ है, इसी मान लो इसी एप्लीकेशन इसी इसी नोड के ऊपर आपके पास क्या चल रहा है, मल्टीपल सर्विसेज चल रही हैं। तो आप क्या करोगे, बेसिकली उस सब कंटेंट को मॉनिटर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या आपकी काफी फ्लेक्सिबल है। साथ साथ बहुत और भी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि जो है आपने लोड बैलेंसर लगा लिया। अब लोड बैलेंसर आपका मॉनिटरिंग कर रहा है, आपके जो सर्टिफिकेट या डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन का ओवरहेड था वो भी आपके लिए फ्लेक्सिबल हो गया। आप क्या कर सकते हो, एंड टू एंड डिक्रिप्शन भी कर सकते हो। ठीक है, क्लाइंट टू लोड बैलेंसर कर सकते हो, और क्लाइंट टू लोड बैलेंसर, और दूसरा क्या कर सकते हो, लोड बैलेंसर टू सर्वर। ये आप ऑप्शनल है अगर आप रखना चाहते हो। कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको एंड टू एंड क्या चाहिए, इंक्रिप्शन चाहिए। उस केस में पूरा सर्वर तक इंक्रिप्ट करके भेजना पड़ेगा, और जब रिटर्न आएगा तो भी क्या करना पड़ेगा, आपको एज इट इज रखना पड़ेगा। तो ये भी एक कंसर्न होता है बहुत सारी जगहों पे। तो ऐसे केस में आपका लोड बैलेंसर हर तरीके से सर्वाइव कर सकता है, फ्रंट एंड इंक्रिप्शन, बैक एंड इंक्रिप्शन, बोथ। तो ये सारे क्या है, एक मेजर पर्सपेक्टिव या एक जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में यूज देखोगे तो ये सारा है। लोड बैलेंसर आपने लगा लिया, लोड बैलेंसर आपका एल्गोरिदम्स अप्लाई करने के बेसिस पे, रेशियो बेसिस पे, ठीक है, और आपका जो है अलग अलग मेथड्स में लोड बैलेंसिंग तो कर रहा है, साथ साथ अलग चीज और भी अलग अलग चीजें प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो मॉडर्न लोड बैलेंसर की बात करो तो LTM कहीं पे अगर लगा है, उसके साथ आपने ASM का फीचर यूज कर लिया, एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैनेजर। तो अब जितना भी लेयर 7 का इंस्पेक्शन है, लेयर 7 इंस्पेक्शन समझते हो ना, लेयर 7 का मतलब कंटेंट इंस्पेक्शन जो भी आ रहा है, लेयर 7, लेयर 4 इंस्पेक्शन, लेयर 4 में लेयर 3 भी आ गया आपका। अब अगर कोई अटैक है तो यहां पर क्या करेगा, आपको सिग्नेचर बेस्ड इंस्पेक्शन प्रोवाइड कराएगा। मान लो किसी ने SQL इंजेक्शन किया आपके लोड बैलेंसर पे, वो आपके लोड बैलेंसर पे उसका सिग्नेचर है। फायरवॉल अगर आपका उतना कैपेबल नहीं भी है, वो फायरवॉल पे इतना ज्यादा लेयर 7 अंडरस्टैंडिंग के सिग्नेचर्स नहीं होते, या एप्लीकेशन स्पेसिफिक सिग्नेचर्स नहीं होते। तो लोड बैलेंसर क्या रखता है, मोर ग्रैनुलर वे ऑफ फायरवॉलिंग विद एप्लीकेशन स्पेसिफिक। ठीक है, ग्रैनुलर वे होता है किसका, एप्लीकेशन बेसिस पे सिग्नेचर्स को रखता है। और मान लो कि मैंने एक प्रोफाइल बना दी ASM के अंदर, जिसके अंदर मैंने कॉल कर लिया क्या, आपका क्या कॉल किया, मान लो कि मेरे पास अपाचे सर्वर है। तो अपाचे सर्वर के स्पेसिफिक इसके पास बहुत सारे सिग्नेचर्स होंगे लोड बैलेंसर ASM के अंदर। तो अब कोई अटैक आ रहा है तो अपाचे स्पेसिफिक सिग्नेचर्स हैं, खाली अपाचे स्पेसिफिक आपने प्रोफाइल लगाया तो उसके बेसिस पे क्या कर लेगा, इसको प्रिवेंट कर लेगा। जबकि यहीं पे फायरवॉल है, फायरवॉल के पास जो सिग्नेचर्स है वो मोस्टली जनरल सिग्नेचर्स हैं। SQL इंजेक्शन अटैक हो गया, ब्रूट फोर्स अटैक हो गया, आपका जो है क्या नाम, एंटी स्पाईवेयर हो गया, वनरेबिलिटी से रिगार्डिंग हो गया। हर फायरवॉल में इतने
मतलब इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है भी नहीं, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एएसएम को बोलते हैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। मतलब जो एप्लीकेशन के सिग्नेचर्स को कंसिस्ट करके रखता है, नॉट इन जनरल कि हमारे पास जो है बॉट के सिग्नेचर्स हैं, इंस्पेक्शंस हैं, ये सारी चीजें। साथ साथ अगर आप प्रोफाइल लगाते हो इसके अंदर सिक्योरिटी के, तो आपको क्या दिखाता है, लॉग भी दिखाता है और पूरा पूरा हेडर शो करता है क्या कंटेंट आ रहा है, कौन से लैंग्वेज में एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, रिक्वेस्ट टाइप क्या था, 200 ओके लिख के आ रहा है, इसका मतलब आपके एप्लीकेशन लेयर की रिक्वेस्ट जो सक्सीडेड हो रही, रीडायरेक्शन ट्रैफिक का हो रहा है। तो वो सब चीजें भी आप क्या करा सकते हो, ये करा सकते हो। पहले क्या था, एप्लीकेशन लेवल पे ही आपको रीडायरेक्शन कराना होता था। एप्लीकेशन लेयर पे रीडायरेक्शन कराने से फायदा क्या, घाटा क्या है, देखो मान लो यहाँ पर एक यूजर है, आपने क्या कर रखा है, इस एप्लीकेशन को 443 पे बनाया हुआ है, अब लोड बैलेंसर नहीं, मान लो आपने लिखा क्या, abc.com लिखा। जैसे आप ये करोगे, आप मान लो एक नॉन टेक्निकल यूजर, वो HTTPS नहीं लगाएगा, तो पहले रिक्वेस्ट किस पे जाएगी, पोर्ट 80 पर 3 वे हैंडशेक होगा। उसके बाद एक रिक्वेस्ट जाएगी HTTP के अंदर, HTTP गेट रिक्वेस्ट, और गेट रिक्वेस्ट में अब आप रीडायरेक्शन दो जगह पे करा सकते हो, एक तो लोड बैलेंसर पे करा सकते हो या एक डायरेक्ट एप्लीकेशन पे। तो अगर आपने लोड बैलेंसर पे कराया तो ओरिजिनल रिक्वेस्ट आपकी अभी कहाँ पे नहीं गई, सर्वर पे डायरेक्ट। अगर आपने यहाँ पे रीडायरेक्ट कराया हुआ तो जैसे आएगी रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट कर देगा 443 पे, तो फिर से एक बार आप 3 वे हैंडशेक करोगे 443 पर। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट एक्सचेंज होंगे, पब्लिक प्राइवेट, उसके बाद SSL आपका सेशन की बन जाएगी, और उसके बाद जो है आपका डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाने लगेगा। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन पोर्ट नंबर 80 पे एक्सपोज होने से बच जाएगा अगर लोड बैलेंसर है बीच में, तो अटैकर के लिए आसान हो जाएगा टारगेट करना, क्योंकि आपने डायरेक्ट एप्लीकेशन लेवल पर रिडायरेक्शन कराया। तो जो प्लेन में क्वेरीज जा रही हैं बिना इनक्रिप्ट किए हुए, वो आपकी क्वेरीज कहाँ पे जाएंगी, 443 के बजाय पोर्ट नंबर 80 पे आप सर्वर तक अपने कंटेंट को एक्सपोज कर रहे हो, मतलब सर्वर तक डायरेक्ट क्वेरी चली जा रही। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि बहुत मतलब जहाँ पे सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट हो, आप सर्वर तक कोई प्लेन क्वेरी ले जाना ही नहीं चाहते हो, तो यहाँ पे रिडायरेक्शन करा दिया आपने। ठीक है। तो नॉर्मली जो कोई भी एप्लीकेशन देखो, अगर मैं खोलूंगा हमेशा क्या होगा, दो बार 3 वे हैंडशेक होगा। ये चीज समझ में आ गई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक कोई बार भी एप्लीकेशन अगर मैंने नॉर्मली लिखा तो ब्राउजर का बिहेवियर क्या है, पोर्ट नंबर 80 पर ही रिक्वेस्ट मारेगा वो, ओके, 3 वे डिफॉल्ट हैंडशेक। बिहेवियर। हाँ, तो जब भी आप किसी एप्लीकेशन को करोगे, और एक आपने क्या मेंशन नहीं किया HTTPS, चाहे मैं फेसबुक को ही क्यों ना खोलूं, फर्स्ट टाइम किस पे परफॉर्म करेगा, 3 वे हैंडशेक, पोर्ट 80 पे। 3 वे हैंडशेक आपका फर्स्ट टाइम किस पे होगा, पोर्ट 80 पर। और और वो उसके बाद क्या होगा, LTS। पूरा 3 वे हैंडशेक कंप्लीट हो जाएगा, फिर HTTP के अंदर गेट रिक्वेस्ट जाएगी, और गेट रिक्वेस्ट आपका क्या, जब रिस्पांस आ जाएगा 200 ओके, तो ये गेट रिक्वेस्ट सक्सीड हो जाएगी। उधर से वो क्या भेजेगा, कहेगा रीडायरेक्शन कराओ, और रीडायरेक्शन कोड क्या होता है, 301, इस पर आपका रीडायरेक्ट करा देगा एप्लीकेशन को। रीडायरेक्शन के अंदर आपने जो लिखा हुआ है HTTPS पे कराना, तो HTTPS पे अगली रिक्वेस्ट लेकर आएगा। तो नॉर्मली जब आप एप्लीकेशन को खोलते हो इस तरीके से, HTTPS नहीं लगाते हो, तो बैकग्राउंड में हमेशा 2 बार हैंडशेक होता है। मैं आपको दिखाता भी हूँ ये चीज। मान लो मैंने फेसबुक को ही अभी एक्सेस किया, TCP3 में हैंडशेक पता है सबको, आई होप पता होगा। हाँ जी सर। क्या है हैंडशेक का मतलब, सिन भेजकर आप क्या बताना चाहते हो, कि हम कनेक्शन बनाना चाहते हैं, इनिशिएट किया। इनिशिएट करते हैं हम कनेक्शन। डिटेल में बताओ, ये सब चीजें नहीं। कनेक्शन हाँ, बनाना क्या भेजते हो, कनेक्शन बनाने के लिए ऐसा क्या भेज देते हो, पता चल जाता है कनेक्शन बना रहे हो, नहीं भेजोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। टीसीपी में हम क्या भेजते हैं, उसको हम अपना SSL वर्जन भेजते हैं कि भाई हम ये SSL वर्जन सपोर्ट करेंगे, एंड देन फिर हम एक रैंडम नंबर भेजते हैं। और SSL वर्जन थोड़ी जाता है TCP के अंदर। अच्छा, नहीं, तो सर वो उसमें जा रहा है, सॉरी, वो SSL वाला में जाता है, ठीक है ठीक है। इसमें सर सीन फ्लैग अनेबल होता है। हाँ, हाँ, फ्लैग वगैरह से उसको पता चल जाता है। चलो मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग और याद रखना, आप लोगों को क्लियर पता नहीं अभी। सोर्स जब भी मैं पोर्ट TCP सिन पैकेट भेजता हूँ, देखो कैसे जाएगा। सबसे पहले आपका क्या होगा, सिन फ्लैग इक्वल टू क्या होगा, 1। 1। इनका फ्लैग और 9 फ्लैग्स होते हैं, तो आपको
टीसीपी बेस्ड क्योंकि मोस्टली एप्लीकेशंस होते हैं तो एटलीस्ट बिहेवियर आपको पता हो। सिन का फ्लैग 1 होगा सबसे पहली बात तो, और साथ साथ क्या आपको यहाँ पे दिखेगा सोर्स पोर्ट जिसपे आप ट्रैफिक भेज रहे हो वो दिखेगा, और सोर्स पोर्ट दिखेगा। सोर्स पोर्ट हमेशा रैंडम होता है, मान लो सोर्स पोर्ट मेरा क्या हो गया, ये हो गया। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन का पोर्ट, मान लो मैंने 80 पकड़ा है, ये दिख जाएगा। साथ साथ आप क्या भेजते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है क्या, सीक्वेंस नंबर, कि मैं हाँ किस हाँ सीक्वेंस नंबर हाँ, से आपसे बात करूंगा। तो ठीक है सीक्वेंस ठीक है, नंबर हमेशा क्या होता है आपका, रैंडम एक ही रैंडम रहता नंबर होता है, है। रैंडम ना होता है वो, तो ठीक है। मैं अभी देखो प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ, मान लो ये सीक्वेंस नंबर है। साथ और साथ एक आप क्या भेजते हो, विंडो साइज। विंडो साइज। विंडो साइज के अंदर आप क्या बताते हो कि इतना अमाउंट या इतना बफर में तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है उसके लिए मैं एलोकेट कर सकता हूँ। अपनी कैपेसिटी बताता है सेंडर, जो सिन भेज रहा है, क्लाइंट बताता है। एक्चुअली जब आप किसी वेब सर्वर के साथ कनेक्शन बनाते हो तो दो चीजें होती हैं, एक होता है टीसीपी ओपन, ठीक है, एक होता है टीसीपी क्लोज। तो क्लाइंट हमेशा क्या होता है, ओपन रहता है रिक्वेस्ट करने के लिए, और सर्वर क्या होता है, क्लोज होता है। जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो उसका रिस्पॉन्स कर देता है, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं टीसीपी क्लोज, और ये आपका टीसीपी ओपन में रहता है क्लाइंट हमेशा। तो ये रिक्वेस्ट कभी भेज सकता है और सर्वर आपके उस पर लिसन करता रहता है, लेकिन जब भेजोगे तभी वो रिस्पॉन्स करेगा। तो नाम ऐसे ऑपोजिट रखे गए हैं। सीक्वेंस नंबर ये हो गया। विंडो साइज आपका क्या होता है, कितना बफर मैं आपकी रिक्वेस्ट के लिए एलोकेट कर सकता हूँ, कितना बफर का मतलब मेमोरी, या कितना रिसोर्स मेरे पास अवेलेबल है इस कनेक्शन के लिए। तो मैं ये बता देता हूँ, मैंने मान लो बस ये बता दिया 8192 बाइट्स, बाइट्स में होता है हमेशा, ठीक है। साथ साथ अगर थोड़ा और आप डिटेल देखो तो एक और चीज आती है, एमएसएस, मैक्सिमम सेगमेंट सेगमेंट साइज। साइज। सेगमेंट साइज। मैंने बता दिया है कि 8192 का डेटा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या मैं इतना बड़ा डेटा एक बार में समझ पाऊंगा, नहीं। तो आप अपना एमएसएस बता देते हो कि मेरा मान लो एमएसएस क्या है, डिफॉल्ट चल रहा है। तो मैंने उसको बता दिया कि एक काम करना, 1460 बाइट एक बार में भेजना, इससे बड़ा मैं डेटा एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। मान लो किसी ने कस्टमाइज किया हुआ है, एमएसएस कम है 1200 बाइट्स, उसको पता नहीं चल पाएगा ये कि ये यूजर एक बार में इतना डेटा एक्सेप्ट कर पाएगा या पार्ट पार्ट में। तो ये चीजें आती हैं। ऑप्शनल पैडिंग, ऑप्शनल फील्ड होती है, उसके अंदर ये आपको दिखेगा एमएसएस, मैक्सिमम सेगमेंट साइज। तो एमएसएस के साथ जब आप हेडर साइज ऐड कर देते हो तो हेडर साइज कितना होता है, अगर आईपी बेस्ड ट्रैफिक ले जा रहे हो तो 20 बाइट आईपी हेडर हो जाएगा, प्लस टीसीपी हेडर कितना होता है 20 बाइट्स का। तो ये हो गया आपका डिफॉल्ट 1500 बाइट्स के या 1500 बाइट्स के अकॉर्डिंग आपका एक पैकेट बन गया, ये चला जाता है। मैक्सिमम एक इंटरफेस इतना ही रिसीव कर सकता है। तो ये भी आप बताते हो कि छोटे छोटे जो पैकेट्स भेजना वो कितने भेजोगे। तो विंडो साइज बताता है, फ्लो कंट्रोल को भी रिप्रेजेंट करता है कि एक डिवाइस कितना डेटा एक्सेप्ट कर पाएगा, वो अपनी कैपेसिटी बता देता है। अदरवाइज क्या होगा, बफर ओवरफ्लो हो जाता है, मैं इतना डेटा रिसीव ही नहीं कर पा रहा हूँ, आप उधर से भेज रहे हो। सिन पैकेट के अंदर ये जाता है, इसको रफ कर देता हूँ। देखो सिन पैकेट के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमेशा जाएंगे, अभी दिखेगा भी आपको जब मैं पैकेट खोलूंगा। तो दूसरा उधर से बंदा क्या रिस्पॉन्स करेगा, सिन प्लस एग का, टीसीपी सिन प्लस एग। तो सबसे पहले एग के अंदर देखो एग क्या करता है, एग जब भेजेगा तो सिन प्लस एग के फ्लैग 1 1 मिलेंगे आपको उसके अंदर। और एग में हमेशा क्या करता है, जो आपने सीक्वेंस नंबर भेजा उसके साथ क्या कर देता है, +1 लगा के भेज देता है। इसका मतलब सामने वाले को पता चल जाएगा कि मेरा जो सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस से मैंने बात किया था उस सीक्वेंस के लिए मुझे क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स। तो मैं सीक्वेंस क्या लगा के भेजूंगा, 492511 4925 और उसके बाद 112 हो जाएगा। और साथ साथ मैं अपनी कैपेसिटी बताऊंगा कि मैं अपना सिन भी लगा के भेजूंगा। तो देखो पहले पहले पैकेट के अंदर फ्लैग एक सिन का होता है, और दूसरे पैकेट के अंदर क्या होता है कि आपका 2 फ्लैग होते हैं, सिन प्लस एग का, सीक्वेंस नंबर। एक्चुअली हम 3-वे हैंडशेक में 3 पैकेट ही एक्सचेंज करते हैं, बट 4 फ्लैग एक्सचेंज करते हैं। बीच वाले पैकेट में 2 फ्लैग होता है, एक तो मैं एक्नॉलेज करता हूँ, साथ साथ अपना सिन भी भेजता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बता दिया क्या, सिन का फ्लैग ऐड कर दूंगा, सिन फ्लैग 1, और अपना सोर्स पोर्ट नंबर, अपना सीक्वेंस नंबर बताऊंगा। और ये आपको सीक्वेंस नंबर हमेशा क्या मिलेगा, फिर से रैंडम मिलेगा। तो मान लो ये हो गया मेरा सीक्वेंस नंबर 92, और इसके साथ साथ मैं अपना विंडो साइज बताऊंगा। विंडो साइज सर्वर का मान लो ये है 65,535। सर्वर ने बता दिया कि ठीक है मैं इतना बड़ा क्या कर सकता हूँ, पैकेट एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इतना बफर इस रिक्वेस्ट के लिए दे सकता हूँ। अब इसको आपको इसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, सेंड करना है डेटा।
तो ये सीक्वेंस नंबर आपने बता दिया, ये आपने क्या बता दिया, विंडो साइज, और साथ साथ क्या हो जाएगा, सोर्स पोर्ट आपका जो रिक्वेस्ट का है वो 80 हो जाएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट आपका क्या हो जाएगा 495112 हो जाएगा। तो ये आपको रिस्पॉन्स बैक करेगा क्या, क्लाइंट को। अब क्लाइंट क्या करेगा, एक भेजेगा, एक के अंदर सबसे पहले क्या करेगा, जिस सीक्वेंस नंबर से इसने सिन भेजा है उसके साथ फिर से एक बना देगा, एक फ्लैग इक्वल टू 1, और सीक्वेंस नंबर क्या कर देगा 52,11193 कर देगा नए सीक्वेंस नंबर के लिए। साथ साथ क्या भेज देगा, और आपको एक भेज देगा और बता देगा कि हाँ आई एम ओके विद दिस, और दोनों का क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा कम्युनिकेशन। तो 3-वे हैंडशेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या सीक्वेंस करता नंबर, है? दो चीज इन्फॉर्मेशन बता दो, सीक्वेंस नंबर और आप कितना बफर एलोकेट कर सकते हो मेरे रिक्वेस्ट के लिए, बस 3-वे हैंडशेक का मतलब यही है। और यूडीपी क्या करता है, बिना बताए ही डेटा भेज देता है उस हिसाब से, अगर ठीक है एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, फ्लो कंट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं यूडीपी के अंदर, बट नॉर्मली एक एवरेज वो लेकर चलता है हर पैकेट के लिए जो कि एक्सेप्ट हो जाए। अच्छा, अब दिखाता हूँ देखो, मान लो कि मैंने अभी एक क्या किया, एक पैकेट दिखाता हूँ आपको, ऑलमोस्ट वैसे ही मिलना चाहिए। और लेट्स से मैंने मान लो क्या किया, एक आईपी निकाला फेसबुक का और उसका कैप्चर लगाता हूँ ns lookup, और मैंने क्या किया facebook.com, और यहाँ पर मुझे आईपी मिल गया क्या, ये हो गया 198.35, कॉपी कर लो, कॉपी हो गया। अब इसी को ही क्या करते हैं, वायर शार्क में लगाते हैं। तो आप देखो, मैं इस एप्लीकेशन को पोर्ट नंबर 80 पे ओपन करूंगा, अभी रिडायरेक्शन भी दिखाएगा मुझे। अब रिक्वेस्ट में पैकेट कैप्चर मैं क्यों कर रहा हूँ, तो पूरा पैकेट मिलना चाहिए सीक्वेंस से, वाईफाई 2 IP डॉट, यहाँ पे फिल्टर मार देता हूँ, कोई भी IP उठा लो, IP.addr इक्वल टू IP जिसको फिल्टर करना है वो, तो ये IP फिल्टर लग गया। अब आ जाओ आप यहाँ पर, मैंने एप्लीकेशन खोला तो खुल जाना चाहिए फेसबुक, इससे देखो फेसबुक खुल गया, कोई भी एप्लीकेशन जो IP बेस्ड डला होगा खुल जाएगा। तो आप देखो पहला जो सिन गया, अब देखो पहले वैसे ही दिखा दे रहा हूँ, 3-वे हैंडशेक कंप्लीट हुआ, सिन सिनैक है पोर्ट नंबर 80 पे गया, जबकि फेसबुक फुली क्या है, एनक्रिप्टेड ट्रैफिक बेस आपका एप्लीकेशन और उसके साथ एक्सचेंज कराता है। फिर मैंने गेट रिक्वेस्ट भेजी, गेट HTTP वर्जन दिखा रहा 1.1, इसने क्या किया, इसका एक एक्नॉलेजमेंट दिया मुझे, और साथ साथ क्या कर दिया, मूव कर दिया किस पे, 301 रिडक्शन कोड दिखा के मूव परमानेंटली। अब कह रहा फिर से 3-वे हैंडशेक करके आओ, अच्छा ये देखो किया ना इसने 3-वे अच्छा, हैंडशेक। तब नेक्स्ट पोर्ट 443 पे किया 80 के बजाय, हाँ, जो वहां रिडायरेक्शन में डालते हो, डालते हो। अच्छा और उसके बाद हेलो क्लाइंट होगा, हेलो सर्वर। तो अभी बताता हूँ SSL प्रोसेस कैसे वर्क करता है एग्जैक्टली। अगर सर सो किसी ने ये अगर होता है एक HTTPS, एप्लीकेशन का, सर अगर किसी ने HTTPS करके फेसबुक ओपन किया तो फिर तब कैसे ये करेगा? तब नहीं होगा, तब तब एक ही बार डायरेक्ट क्या होगा? होगा, तब डायरेक्ट डायरेक्ट 443 पे। 443 पे, अच्छा, क्योंकि हमने वहां पे क्या कर रखा है, ये आप आई रूल वगैरह के थ्रू अचीव कर सकते हो लोड बैलेंसर पे। वैसे मेरे ख्याल से आई रूल के अंदर अगर आप देखोगे ध्यान से, तो HTTPS रीडायरेक्शन का कोड पहले ही बना होता है, उसी को कॉल कर लो आई रूल के अंदर, तो आपका कोई एप्लीकेशन रीडायरेक्ट कराना पहले नहीं बना होता था। अभी वर्जन में देखोगे तो आपको बना हुआ दिखाई देगा कि क्या रिडायरेक्शन कराना है, पूछता भी है जब आप बनाते हो तो व्हेन लिख के आएगा, व्हेन ये रिक्वेस्ट हो, और उसके बाद कहाँ रिडायरेक्ट करना है वो डाल दो। तो ये छोटे छोटे रूल्स आप बना के टेस्ट कर सकते हो। नॉर्मली ये सब चीजें बहुत ज्यादा मतलब यूज होती हैं। किसी ने बोला मुझे एप्लीकेशन रिडायरेक्शन कराना है, तो आपको पता ही नहीं कहाँ से होगा, कैसे क्या प्रोसेस चल रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि रिक्वेस्ट कैसे आती है। तो ऐसे कभी रिडायरेक्शन नहीं होता। बहुत लोग समझते हैं क्या कि मैंने सिन भेजा एक पैकेट, उधर से क्या लोड बैलेंसर पे आया, जैसे उसने सिनैक के साथ ही क्या वो भेज दिया कि 443 पे करो।
तो अगला पैकेट वो सिन कल एक चलाएगा। तो ये गलत है बिल्कुल। हमेशा 3 वे हैंडशेक कंप्लीट होगा, एक रिक्वेस्ट जाएगी एचटीटीपी के अंदर, अच्छा उसके बाद क्या होगा वो रिडायरेक्ट होता है। नहीं तो फायरवॉल देखेगा एक ही आईपी के लिए वो 80 पे आधा कनेक्शन बना है, एक आधा उस पे बना है, वो तो हाँ वैसे ही ड्रॉप मार देगा, ड्रॉप मार देगा। कनेक्शन कभी कंप्लीट बनेगा नहीं। पूरा 3 वे हैंडशेक होता है, उसके बाद एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाती है, उसके बाद फिर 443 पे हैंडशेक होता है, उसके बाद देखो हेलो क्लाइंट आया, उधर से हेलो सर्वर आया, और उसके बाद देन एप्लीकेशन डेटा ये तो सर स्टार्ट एसएसएल हो गया ना, सर्वर हेलो तो जी एसएसएल पहुंच गया। हाँ, एसएसएल के बारे में भी बताऊंगा अभी क्या होता है। फिलहाल ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब देखो इसको ओपन करो, क्या क्या चीजें दिखाता है। मैंने किसी को सिन एक भेजा तो फ्लैग क्या रहेगा, सिन का फ्लैग इज इक्वल टू सिन। विंडो साइज दिखा रहा है कितना की ये मशीन, कि मैं आपको 64,240 का रखूंगा, और ये आपका सीक्वेंस नंबर कितना दिखा रहा है, एक यहाँ पर नंबर दिखा रहा है रॉ करके। वैसे सीक्वेंस नंबर, रिलेटिव सीक्वेंस नंबर हमेशा 0 दिखाता है, बट ये सीक्वेंस नंबर आप देखो। अच्छा इनिशिएटर का सिग्नल, ओके। हाँ, यही एक्चुअली होता भी है। अगर किसी डिवाइस पे भी देखोगे तो सीक्वेंस नंबर यही दिखाएगा। अभी मैं अगर टीसीपी डंप चलाऊंगा कहाँ पर, लोड बैलेंसर पे, तो आपको सीक्वेंस नंबर एग्जैक्ट दिखाएगा, तो यहाँ पे रिलेटिव रॉक करके आता है। तो देखो 721 आ रहा है इस सीक्वेंस नंबर की, मैं इस सीक्वेंस नंबर से बात किया, तो उधर से जब एक आएगा तो 22 हो जाएगा, क्या करके भेजेगा, 722। 722 दो कॉन्सेप्ट होते हैं टीसीपी के अंदर, एक होता है क्या फिक्स विंडोइंग, एक होता है कि मतलब रिलेटिव। तो ये अभी क्या है, +1 वाला फिक्स्ड है, उधर से कुछ भेजोगे मैं इस पे इतना कर दूंगा। तो देखो एक किस पे भेजा इसने, 722 पे 1 कर लगा के भेज दिया ना एक, कि ठीक है मुझे आपका सीक्वेंस नंबर पता चल गया, और जब आप बात करोगे इसी सीक्वेंस नंबर से बात करोगे, पूरा पैकेट इसी सीक्वेंस नंबर से वो क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। इससे पता क्या चलता है कि कितना डेटा रिसीव हुआ, कितना एक्सेप्ट हुआ, उसका भी उसको क्या हिसाब रहता है दूसरी साइड को। मान लो क्लाइंट ने कुछ डेटा भेजा, तो अभी सीक्वेंस नंबर 722 है, अगर मान लो मैंने क्या भेज दिया, 10 MB का डेटा भेजा उधर से, ठीक है, इधर से मैंने 10 MB का डेटा भेजा, या 10 का सीक्वेंस नंबर यहाँ पे नेगोशिएट हुआ, कितना इतना फिक्स्ड विंडो साइज है, इतना ही डेटा मैं भेजूंगा, 10 बाइट्स का या मान लो 100 बाइट्स का। तो अब जब वो एक्नॉलेज मुझे करेगा, तो उसको मान लो अभी 722 था, अब उधर से जब वो एक्नॉलेजमेंट करेगा तो मुझे क्या कर देगा, 822 का लगा के भेज देगा। इसका मतलब अब ये वाला डिवाइस समझ जाएगा कि भाई मुझे कितना डेटा मिल चुका है, 100 बाइट्स का मेरा डेटा ट्रांसफर हो चुका है। तो सीक्वेंस नंबर का एक तो काम ये होता है कि आप एक्नॉलेजमेंट करते हो तो उस बंदे को पता चल जाता है हाँ ये इस पैकेट का मुझे एक्नॉलेज आ गया है इनिशियली। क्योंकि देखो जब मैं सिन एक कर रहा हूँ तो उसमें कोई क्या डेटा भेज रहा हूँ मैं, बस बता रहा हूँ कि सीक्वेंस नंबर से बात करूंगा। तो वो सीक्वेंस नंबर आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है किस पर्सपेक्टिव से, कनेक्शन बनाने के लिए। बाद में कितना डेटा रिसीव हुआ उसको एक्नॉलेजमेंट करने के लिए विंडो साइज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सीक्वेंस नंबर लगा के और बढ़ा के या फिक्स्ड एक भेजते रहते हैं। तो अगर एक फिक्स्ड विंडो साइज को मैंने नेगोशिएट कर लिया और उसके बाद उतना मैं एक्नॉलेजमेंट कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं फिक्स्ड विंडोइंग। नहीं समझ में आया ये सब क्या बोला मैंने, आ गया समझ में? डेटा वाला पोर्शन एक बार वापस समझाओ, कनेक्शन वाला समझ में आ गया। डू यू अंडरस्टैंड? फिक्स विंडोइंग का मतलब ये है कि हम रिलेटिव सीक्वेंस नंबर यूज करेंगे। मतलब कि मैंने मान लो मेरा सीक्वेंस नंबर 722 था, अब मैंने एक अगले बंदे को अगले डिवाइस को कितना भेजा डेटा, 100 बाइट्स का भेजा, तो वो मुझे क्या करेगा कि 722 देख रहा सीक्वेंस नंबर के साथ आ रहा, डेटा कितना था 100 बाइट्स का। अब वो जो मुझे एक्नॉलेज करेगा तो क्या करेगा, 822 प्लस 100 कर देगा उसके साथ, तो मुझे सामने वाले को पता चल जाएगा मैंने जो 100 बाइट का डेटा भेजा था वो मुझे उस बंदे को क्या हो चुका है, अच्छा मिल चुका है, रिसीव। अगर सर 80 बाइट ही रिसीव हुआ तो फिर क्या होगा यहाँ पे, 80 बाइट रिसीव हुआ तो उसके अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्म कर देगा, उस सीक्वेंस नंबर के साथ नहीं भेजेगा, बताएगा उसको कि भेजे डेटा लॉस और ये जो है क्या नाम है, या कंजेशन बिट सेट करके भेज देगा मुझे डेटा मिला ही नहीं, या जितना मिला उतने के साथ ही कर देगा। देन सर तो फिर उसको तो वो 100 बाइट फिर वापस भेजना पड़ेगा। हाँ जी, पर इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट का भी तो आता है टीसीपी में। सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट दूसरी चीज है, लेटर विल डिस्कस, इसके साथ मिक्स करना भी सही नहीं है। बहुत सारी चीजें आती है, कंजेशन है, सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट है कि जितना उसी एक पैटर्न के लिए मैंने कर दिया, उसी एक चीज के लिए कर दिया। 4 वे हैंडशेक भी होता है। वो तो ये होगा ना जब टर्मिनेट होगा, हाँ सर, यस, कनेक्शन जब क्लोज होता है
अच्छा, तो 4 वे होता है। तब 4 वे रहेगा। पिन अच्छा। फिनाक एक्सचेंज करता है। सो देखो यहाँ पे ये आ रहा है, अब इसने अपना सीक्वेंस नंबर बता दिया, मतलब टीसीपी सिन को तो सबको पता है कि भाई ये कनेक्शन बनाने के लिए होता है, बट डिटेल अगर अंडरस्टैंडिंग आप देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, क्या भेज रहे हो, सीक्वेंस नंबर भेजने से क्या हो जा रहा है, मैं अगर विंडो साइज बता दे रहा हूँ तो उससे क्या हो जा रहा है, मतलब मेरा सर्वर को पता है कि इस बंदे को मुझे इतना ही डेटा भेजना है, मतलब वो प्रिपेयर है। बस ये होता है कनेक्शन बनाने का मतलब, ये होता है कि हाँ मुझे पता है कि इस पाथ में कनेक्शन मैं बना रहा हूँ और ये पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, इतना डेटा ये एक्सेप्ट कर सकता है, सीक्वेंस नंबर से बात करेगा, सिन सिनैक करने का यही मतलब होता है बस, और कुछ नहीं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कॉमन, मैं किसी के घर जाता हूँ तो दो तरीके हैं, एक कोई समझदार बंदा होगा तो क्या करेगा, पहले बता देगा भाई मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, तो जिसके घर पे जा रहे हो उनके घर पे अगर मान लो सोने वगैरह के लिए फैसिलिटीज नहीं है या कुछ भी खाने वगैरह का नहीं, तो वो अरेंज करके रखेगा कि हाँ ठीक है कोई आया हुआ है, विजिटर है या कुछ भी आ रहा है कोई, तो उसके अकॉर्डिंग वो मैनेज करेगा। अगर ऐसे ही पहुंच जाओगे तो रैंडमली सरप्राइज हो जाएगा, मे बी उसके पास उतनी फैसिलिटीज ना हो। तो वही चीज है यहाँ पर भी, अगर आप कभी रैंडम सीक्वेंस नंबर या रैंडमली डेटा ट्रांसफर करने लगते हो, डिवाइस क्या है आपका प्रिपेयर नहीं है, तो टीसीपी कनेक्शन इसीलिए रिलायबल होते हैं, 100% होते हैं, क्योंकि प्री क्या कर लेते हैं हमेशा, नेगोशिएशन बिफोर सेंडिंग डेटा। इन जनरल समझ सकते हो आप लोगों, इसने ये भी बता दिया अपना विंडो साइज 65,535 ये बाइट्स में होता है हमेशा, और उधर से अब क्या आ जाएगा, इसके लिए एक्नॉलेजमेंट और 3 वे हैंडशेक कंप्लीट हो जाएगा। ये तो अपना सीक्वेंस नंबर दिखा रहा है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट नंबर में उसने क्या किया देखो, 62 था, इधर से 63 करके एक्नॉलेज कर दिया, ये आपका हैक का फ्लैग हो गया। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, गेट रिक्वेस्ट एचटीटीपी के अंदर लेयर 7 हेडर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कुछ आपको अलग इसमें नहीं दिखेगा। सबसे पहले दिखाता है वर्जन, किसने रिक्वेस्ट किया, यही पूरा का पूरा हेडर जब आप एएसएम के अंदर देखोगे लॉग तो ऐसे ही दिखाएगा, इसी की पूरी कॉपी दिखाता है लॉग में, यूजर ने कैसे रिक्वेस्ट की, लाइन क्लोज आरएन बोलते हैं इसको, गेट रिक्वेस्ट थी, एचटीटीपी वर्जन है ये, रिक्वेस्ट मेथड अगर आप यूआरएल से हिट करोगे तो यहाँ यूआरएल दिखाएगा, और अगर मैंने आईपी से किया तो आईपी भी दिखाएगा। जब एएसएम पे लॉग देखोगे तो आपको अगर कोई रिक्वेस्ट यूआरएल से आ रही तो यूआरएल दिखाएगा, अगर आईपी से आ रही तो आईपी दिखाएगा। कनेक्शन आपका कीप अलाइव स्टेटलेस होता है एचटीटीपी, तो यहाँ पे कीप अलाइव दिखाएगा। यूजर एजेंट फील्ड में क्या दिखा रहा है, कौन कौन से किस मेथड से आपने रिक्वेस्ट भेजा वो, वैसे यूजर एजेंट फील्ड अगर आपकी मोबाइल वगैरह से आती है तो ज्यादा क्लियरली पता चलता है। यूजर एजेंट फील्ड बताता है किस मेथड से, क्रोम से आई रिक्वेस्ट या किससे आई, या आपका मोजिला फायरफॉक्स से आया, या आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर से किया। एक्सेप्ट क्या आप किस एप्लीकेशन किस चीज में था, उसकी लैंग्वेज क्या थी, वो सारी चीजें। ये तुम्हारे जो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट में आ रहा था ना, एप्लीकेशन ओके। लैंग्वेज। लैंग्वेज, उसमें भी आ रहा था इनकोडिंग gzip फॉर्मेट दिखा रहा है। सर ये यूजर एजेंट में तो सारा चीज लिखा हुआ है, फिर कैसे पता चलेगा कि कौन कहाँ से ये आया था मेरे पास, मैंने किस मेथड से आया था, ये तो सब लिखा हुआ है कि सफारी के बारे में भी लिखा है, देन क्रोम भी लिखा है, तो ये पता कैसे चलेगा? ये जो है क्या बोलते हैं ये बहुत मतलब मुश्किल है करना, उसमें भी नहीं पता चलता वेब में कैसे आया। तो जो बहुत लोग क्या कहते हैं, या मैं जहां तक देखा हूँ जो लास्ट में दिखाता है वो यही होता है, लेकिन ये भी क्लियर नहीं पता चलता कि किससे आया लास्ट में रिक्वेस्ट, तो जब सर ब्राउजर से सफारी आता है तो दिखा रहा सारा है, दिखा देता है ये। वही तो लास्ट में तो हाँ सफारी दिखा रहा है, हमने सफारी दिखा रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट से तो किया नहीं इसको। तो ये पता नहीं चलता, ये सारे ही दे देता है। मैं एक बार इसको देखूंगा अभी दोबारा से अच्छा। कि कैसे पता चलता है। मैंने भी एक दो बार देखा इसको, तो क्या होता है कि बहुत सारे ही दिखा देता है ये, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं दिखा रहा है अभी, नहीं तो कई किसी किसी में वो भी दिखा देता है। वैफ में भी जब लॉग दिखाता है तो वो भी दिखा देता है, इससे भी आया। ये चीज इन्फॉर्मेशन खाली सही दिखाता है। एप्लीकेशन यूजर एजेंट के अंदर विंडोज वाली जो इन्फॉर्मेशन है, देखो विंडोज नेटिव 10 दिखा रहा है 64 बिट, ये सही दिखाता है बस। ये आप देख सकते हैं यूजर ने रिक्वेस्ट कैसे की, यूजर एप्लीकेशन एजेंट क्या है। ब्राउजर इन्फॉर्मेशन सही नहीं दिखाता, बट ये दिखाता है सही है। ये देखो, क्योंकि मेरी मशीन विंडोज 10 ही है, 64 बिट है, विंडोज 7 होगी, विंडोज 7 दिखाता है, तो ये फील्ड सही दिखाता है। बाकी वो नेवर बी श्योर कि आपको क्या दिखाएगा। ये है ना विंडोज 10 64 बिट। यस।
यूआरएल क्या होता है? मान लो कि जो है मेरे पास यूआरएल है ये, जिसको मैंने एक्सेप्ट रिक्वेस्ट किया, और यूआरआई उसके बाद का कंटेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि इंडेक्स वेबसाइट के अंदर फर्दर कंटेंट मैंने मतलब कंटेंट मैंने क्या यूज किया, दैट्स वी कॉल्ड यूआरआई, यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर। लाइक index.html। हाँ, या कुछ भी आप बोल सकते हो इस तरीके से, जो भी एप्लीकेशन के अंदर आप देख रहे हो। वायरशार्क के अंदर देखो लेयर 7 को आप अलग से भी देख सकते हो, थोड़ा और सही से दिखाता है यहाँ पर। यहाँ पे आओ, यहाँ पर आपको दिखाएगा प्रोटोकॉल प्रेफरेंस। यहाँ नहीं दिखाएगा, यहाँ पे आए वाले। तो अब यहाँ पे फ्लो पे आओ, HTTPS स्ट्रीम। तो देखो ये, अब फ्लो में आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हो। ASM के अंदर कोई आपने लॉग निकाला या उससे निकाला, तो अब उस लॉग को आप देख सकते हो कैसे ये। अब इसमें अंदर HTTP रिक्वेस्ट के अंदर दो कलर आ रहे हैं, एक ऊपर आ रहा है, एक नीचे। बताओ क्या मतलब है? नीचे वाला रीडायरेक्ट हुआ है, ऊपर वाला पोर्ट ये 85 आपकी HTTP की रिक्वेस्ट है प्लेन जो रिक्वेस्ट। आपने किया था, और ये रिस्पॉन्स है। और ये इसको कलर क्या शो कर रहा है? रिस्पॉन्स नीचे वाला, और ये रिक्वेस्ट। अरे HTTP का हेडर है, ये हेडर के अंदर आपने रिक्वेस्ट किया था, और नीचे क्या आ रहा है? HTTP हेडर के फॉर्म में आपको क्या दिखा रहा है? रिस्पॉन्स। ओके, अच्छा तो यहाँ पे वो दिखाएगा कि पोर्ट को 443 हाँ, पे डायरेक्ट का कि रिक्वेस्ट मतलब आपने क्या कह रहा है कि लोकेशन फेसबुक के लिए, अब उसके अंदर वही लिखा हुआ था कंटेंट। देखो यहाँ पे दिखाता है 443, हाँ H3। ये तो यहाँ पे इसमें दिखा दो रहा है बार 443 टीसीपी, हेडर के सर अंदर। इसमें दो बार टीसीपी नहीं दिखा रहा है, ऐसा क्यों? दो बार क्यों दिखाएगा? ये तो है लेयर 7 हेडर है ना। अच्छा, तो कौन सा हम वो अभी देख रहे हैं कि 3 वे हैंडशेक दो बार, अभी रिडायरेक्ट करा दिया तुमने तो वो दिखाता है। ठीक है, रिडायरेक्ट का UTF-8 ही कंटेंट होता है सभी उसका, वेबसाइट्स का जो फॉर्मेट होता है, तो वो आपको दिखाता है। यूपीएस। लोकेशन कह रहा है कि फेसबुक के लिए आपने एक्सेस किया था, जबकि मैंने रिक्वेस्ट उसको भेजी थी IP के फॉर्म में। बट वहां पर जो रिस्पॉन्स है सर्वर के अंदर या LB के अंदर, जहां से भी रिडायरेक्ट करा रहा है, वहां इस एप्लीकेशन के लिए जब भी कोई रिक्वेस्ट इस तरीके से आए, लोकेशन उन्होंने फीड किया हुआ कि जब भी कोई www.facebook.com करे या IP बेस करे, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको रिस्पॉन्स किस पे करते हैं, उसका जो है ऑल्टरनेटिव किस पे मूव कराना है? 433 पे। कंटेंट इंटरनेट चला गया लगता है। कन्वर्जन। अब देखो ये आपकी रिक्वेस्ट गई, ठीक है। सोर्स पोर्ट आपने ये लगा के भेजा, डेस्टिनेशन इस पे, सेकेंड, ये आपका था ना, ये आपकी रिक्वेस्ट थी। रिक्वेस्ट पे क्या गई? देखो ये सोर्स है आपका, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन फेसबुक, डेस्टिनेशन पोर्ट, 432 बाइट्स का ये डेटा था। तो ये आपका क्या गया? रिक्वेस्ट का। अब अगला रिस्पॉन्स है इसका। इंटायर कन्वर्जन पे करोगे तो ये दिखा देगा, ऐसे करोगे तो ये आपका रिक्वेस्ट जो आया सर्वर से वो देख सकते हो पूरा प्रॉपर। अगर यहाँ कुछ और रिस्पॉन्स होता तो वो भी दिखाता। अब इसमें अलग अलग फॉर्म आते हैं। UTF-8 जो होता है उस पर भी देख सकते हो, प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट कराने की जरूरत नहीं, एक सेकेंड। ये स्टैंडर्ड होता है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, उसी में ही दिखाता है ये फॉर्मेट। TCP जो सीक्वेंस नंबर होता है उसको भी 3 वे हैंडशेक को डिटेल में भी यहाँ दिखाता है। यहाँ पे आता है एक ऑप्शन फिल्टर का, F5 IP, F5 TCP, IPv4।
ग्राफ दिखा रहा है, एक सेकेंड। पुराना वर्जन होगा शायद, उसमें पूरा जैसे अभी मैंने बताया ना क्या क्या चीजें जा रही हैं वैसा भी दिखाता था, तो आपको और डिटेल में मतलब पता चल जाता कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें जा रही। HTTP का दिखा रहा है पैकेट काउंटर, रिक्वेस्ट मेथड, किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन के लिए आया। ठीक है, तो ये देखो पूरा हो गया। अब आपको जो है बेसिकली 3-वे हैंडशेक प्रोसेस में कैसे वो चीजें हुई वो क्लियर हो गया कि हाँ एटलीस्ट आपका सीक्वेंस नंबर क्या जा रहा है और आपका पूरा प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली पता चल गया। अब देखो दोबारा इसने क्या किया, 3-वे हैंडशेक किया, सेम तो इनिशियली मान लो ये सर्वर है, ये क्लाइंट है, ठीक है। आपके पास क्या है, सर्वर पे सर्टिफिकेट्स हैं, बंडल ऑफ सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, प्राइवेट सर्टिफिकेट और पब्लिक। चलो मैं ऐसे समझा देता हूँ, मेरे पास एक वो है पीपीटी, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा क्या है प्रोसेस एसएसएल का। एक रूट सर्टिफिकेट भी रहता है ना जब? हाँ अभी उस पे आएंगे। वेबसाइट होती है HTTPS, तो इसमें होता है। देखो इनिशियली क्या होता है, ये आप कीज जो है सर्वर पे डायरेक्ट रख सकते हो अगर आप सर्वर पे डायरेक्ट करा रहे हो, या लोड बैलेंसर पे रख सकते हो। ओके। ठीक है, एसएसएल हैंडशेक कराओगे तो सबसे पहले रिक्वेस्ट किसकी जाएगी, क्लाइंट की। क्लाइंट ने क्या भेजा, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजा, ये आपने क्या किया, क्लाइंट हो आपने रिक्वेस्ट भेजा, एक रिक्वेस्ट भेजा किसकी, एसएसएल आपको एक्सेस करना है, तो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजा आपने। अब क्या होगा, इधर से आपने क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजा, इसके पास क्या थे, दोनों कीज थी, पब्लिक सर्टिफिकेट बोलो, सिग्नेचर्स को, सिग्नेचर्स जो होता है वो सिग्नेचर्स का मतलब साइन होता है, एक्चुअली सर्टिफिकेट को साइन करता है कीज है, तो चाहे सर्टिफिकेट बोलो चाहे कीज बोलो दोनों ही सेम ही चीज है। पब्लिक सर्टिफिकेट प्राइवेट सर्टिफिकेट बोलो, पब्लिक की प्राइवेट की। तो जैसे ही आपने रिक्वेस्ट भेजा क्लाइंट रिक्वेस्ट, अब सर्वर ने क्या किया, आपको अपनी पब्लिक की दे दी, पब्लिक सर्टिफिकेट दे दिया एक तरीके से। ठीक है, अब क्या करेगा ये यूजर, इसको वेरीफाई करेगा, इस सर्टिफिकेट को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा कि ये ट्रस्टेड पब्लिक की है या नहीं। वेरीफाई करने के लिए क्या है कि जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो किसी न किसी सीए से क्या होता है, साइन, इनको हम बोलते हैं क्या, सर्टिफिकेट अथॉरिटी या सर्टिफिकेट रूट चेन अथॉरिटी। अगर मान लो आपने GoDaddy से लिया है तो आपकी क्लाइंट ब्राउजर में ऑलरेडी क्या होता है, GoDaddy का जो है चेन सर्टिफिकेट, रूट चेन सर्टिफिकेट इंस्टॉल होता है, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, इसको वेरीफाई कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो। वंस यू वैलिडेट इट कि ये प्रॉपर है, तो आप क्या करोगे, अगला प्रोसेस स्टार्ट करोगे। ठीक है, अगले प्रोसेस में क्या होता है कि अब ये देखो, ये क्या करेगा, अब इसके पास पब्लिक की आ गई सर्वर की। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द सर्वर ये क्या बनाएगा, एक प्री मास्टर की, पब्लिक की हेल्प से क्या बनाएगा, एक प्री मास्टर की बनाया इसने, प्री मास्टर की। इस प्री मास्टर की को ध्यान से देखना, इस प्री मास्टर की को क्या करेगा, भेजेगा किसको, सर्वर को। अब जो की जा रही है कैसे जाएगी, इनक्रिप्टेड जाएगी, क्योंकि इसके पास क्या मटेरियल है इनक्रिप्ट करने के लिए। इस प्री मास्टर की को क्या कर दिया इसने, इनक्रिप्ट करके किसको भेज दिया, सर्वर के पास। देखो ये सारा का सारा इनक्रिप्टेड आ रहा जा रहा है अभी इसके पास आ गया, इसने इन दोनों के पास क्या आ गया, प्री मास्टर की जो कि कॉमन है। अब इस प्री मास्टर की को क्योंकि इसने पब्लिक की से बनाया था, वही सेम इसके पास भी है।
सेशन की जनरेट हो रही है वो एक्चुअली दोनों के पास कॉमन हो जाएगी, क्योंकि हमने सेशन की एक्सचेंज नहीं किया, हमने प्री मास्टर की एक्सचेंज किया और वो भी इंक्रिप्टेड फॉर्म में। तो अब दोनों के पास क्या है सेशन की। तो ये ओके, तो ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का एग्जांपल है। हाँ जी, ये भी एक्सचेंज मैसेज हमेशा क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है, लेकिन जो डेटा एक्चुअली ट्रांसफर होता है वो सिमेट्रिक वे में होता है। अब मान लो क्लाइंट ने कोई डेटा भेजा, क्लाइंट क्या करेगा, इसके ऊपर सिमेट्रिक की अपनी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, अच्छा। तो जो अब देखो इनिशियल हैकर भी अगर कोई तो कुछ कर नहीं पाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल हैकर के भी दिए गए। सर एक बार आप फिर से देखना। बताइएगा सर, इंटरनेट चला गया था, फिर से जरा बताइएगा ये क्या बताया आपने फिर से। अब आपको विरल बताएंगे, बताओ। चलो अच्छा बता दे रहा हूँ जल्दी से, देखो। ठीक है, जब रिकैप भी जरा। एसएसएल हैंडशेक करोगे, 3 वे हैंडशेक होने के बाद होता है ये ठीक भी है। एक लाइन बोल दिया मैंने। 3 वे हैंडशेक करोगे, अभी हेलो क्लाइंट्स भेजा है, रिक्वेस्ट भेजते हो तो आप क्या भेजते हो, हेलो क्लाइंट्स। हेलो क्लाइंट्स के अंदर आप बता देते हो कौन कौन से मेथड्स है मशीन्स पर। ठीक हाँ है, ठीक है। क्लाइंट मशीन्स पे मान लो आपके पास सपोर्टेबल मेथड्स हैं। एक्चुअली मेथड्स के अंदर क्या होता है, एक पूरा सूट होता है, हम्म इंक्रिप्शन सूट। इंक्रिप्शन सूट्स के अंदर क्या होता है, आपके पास इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, हैश मेथड, ठीक है, वो सारी चीजें कॉम्बो में होती हैं। तो वो भेजता है कि मेरे पास जो है क्या नाम AES 128 है अलॉन्ग विथ SHA-1, AES 256 है अलॉन्ग विथ SHA-256। इस तरीके से कॉम्बो मल्टीपल मतलब मेथड्स भेजता है। उसमें से जो सर्वर पे चल रहा होता है वो उसको एक्सेप्ट करके इधर भेज देता है अलॉन्ग विथ पब्लिक की। तो देखो ये इस रिक्वेस्ट में नहीं आगे मिलेगा, बट फिलहाल अभी हम की एक्सचेंज मेथड को समझ रहे हैं। रिक्वेस्ट भेजा आपने, क्लाइंट SSL हेलो भेजा, उधर से क्या आ गया, पब्लिक की। पब्लिक की किसके साथ आता है, हेलो सर्वर के साथ। अब आपके पास पब्लिक की आ गई। अब इस पब्लिक की हेल्प से आप क्या बनाओगे, एक प्री मास्टर की। इस प्री मास्टर की किसको दे दोगे, सर्वर पे। लेकिन ये जो की जा रही है सिक्योर होती है, कैसे, क्योंकि पब्लिक की हेल्प से ये क्या करता है, इस की को जो बनाया उसको डिक्रिप्ट करके डिक्रिप्ट भेजता है। करके भेज देता है। अब दोनों लोगों के पास क्या हो गई, प्री मास्टर की सेम हो गई। अब से इसी प्री मास्टर की से दोनों एक क्या फाइंड करेंगे, सेशन की। और सेशन की कभी एक्सचेंज डेटा नहीं होगी, एक्सचेंज नहीं होगी। और ये सेशन की दोनों ने यूनिक बना लिया। अब दोनों की सेशन की सेम है एक्चुअली। अब देखो डेटा कुछ मैं भेज रहा हूँ क्लाइंट से, तो उसके ऊपर सेशन की अप्लाई किया, डेटा कहाँ चला जाएगा, सर्वर के पास। सर्वर के पास भी सेम सेशन की है, तो डेटा क्या हो जाएगा, इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट कर लिया, सेशन की अप्लाई की डेटा के ऊपर, और ये डेटा डिक्रिप्ट हो गया। अब भी नहीं समझ में आया। आ गया सर, ये बात तो पता है मुझे। ये प्री मास्टर की कैसे जनरेट हुआ, मतलब ये क्या और यूज करता है प्री मास्टर की एंड सेशन की जनरेट करने, क्या एल्गोरिदम रन करता है, ये मेरे को जानना था। जो आप सूट नेगोशिएट करते हो उसी की हेल्प से। अच्छा। मान लो AES 128 आपने कर लिया, हाँ हाँ ये बात तुम्हें पहले से पता थी। सर, ये तो इंटरव्यू में पूछता है ना, SSL भी कैसे चलता है। तो यही बताते हो तुम, तो ये नहीं बता रहे होगे। नहीं, यही बताते हैं ना, प्राइवेट की वाली बताते हैं कि हाँ SS से चलता है वो। इसमें वही बोलते हैं कि सर्वर अपने आप को ऑथेंटिकेट भी करता है, एंड अगर जरूरत पड़े तो क्लाइंट भी अपने आप को ऑथेंटिकेट करता है। एक लाइन ये खाली एक्स्ट्रा बता। ये CA होते हैं जो पब्लिक CA, अगर आप रूट सर्टिफिकेट यूज करते हो, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट। हाँ, लेकिन एक जगह वो पूछ दिया कि ये प्री मास्टर की कैसे जनरेट होता है। प्री मास्टर की कैसे जनरेट होता है, प्री मास्टर की जो सिलेक्टेड एल्गोरिदम्स हैं दोनों पे, उसी की हेल्प से जनरेट करता है। तो ये पब्लिक की जैसे VPN के अंदर होता है, क्या करता है, की मटेरियल पब्लिक की है, प्लस जो सूट यहाँ पर चल रहा है, सर्वर बता देता ना मैं इस सूट को यूज कर रहा हूँ, AES 128 प्लस SHA-256। तो इसकी हेल्प से क्या करेगा, इसी को अप्लाई करे प्री मास्टर की जनरेट कर लेता है। RSA की पीयर यूज करते हैं यहाँ पर एक्चुअली। 2048 बिट। जो भी मतलब हाँ जितना यूज करोगे उसके बेसिस पे ये अप्लाई हो गया। ये पूरा डायग्राम बहुत अच्छा है समझने के लिए। अच्छा। अब देखो एक्चुअली क्या होता है, हेलो क्लाइंट्स के अंदर क्या जा रहा है, SSL वर्जन साइफर जो सपोर्ट आप कर रहे हो, वो क्लाइंट रैंडम नंबर, उसके बाद उधर से आ गया सर्वर सर्टिफिकेट, सर्वर रैंडम नंबर अलॉन्ग विद पब्लिक की। अब दोनों के पास दो कीज थी, क्लाइंट रिक्वेस्ट गई, इधर से सर्टिफिकेट आया,
सर्टिफिकेट इसने यूज किया, चेक करेगा, वैलिडेट करेगा, सर्टिफिकेट इज गुड एंड वैलिड। वैलिडेट करने के लिए क्या चेक करता है बताओ? तो सीए अथॉरिटी। सीए। हाँ। ये आपके पास सीए होना चाहिए, पब्लिक सीए। इसीलिए जब हम सेल्फ साइन सर्टिफिकेट यूज करते हैं तो इसलिए जब कोई भी मैसेज आता है तो वहां पर क्लाइंट मशीन पे करना पड़ता है, क्योंकि अब ब्राउजर जब फायरवॉल पे करते हैं तो फायरवॉल खुद क्या हो जाता है, साइनर या अथॉरिटी, अथॉरिटी रूट सेट। हाँ, तो वो सर्टिफिकेट वेरीफाइड डालना एंड ऑथेंटिकेटेड पब्लिक की, क्लाइंट हैज वेंडर की एंड नाउ कैन, इनक्रिप्ट क्लाइंट हैज वेंडर पब्लिक की एंड नाउ encrypt प्री मास्टर की टू सेंड सर्वर वेंडर। देखो वो कर रहा है ना, पड़ेगा। विद हेल्प ऑफ प्री अब ये मास्टर पूरा की ये प्रोसेस है। सेशन की जनरेट कर लेता है। हाँ, सेशन की उसी से मिला के जनरेट करता है। जैसे वीपीएन में हम बोलते हैं ना, डीएच की इनिशियली कुछ नहीं होता तो पब्लिक आपके पास क्या होता है, प्राइवेट की जनरेट करता है सब रैंडम बिट लेकर, उसके बाद जो है उसी की हेल्प से प्राइवेट की जनरेट करता है, फिर पब्लिक की एक्सचेंज करता है, और उसके बाद मिक्स करके क्या बनाता है, डीएच शेयर्ड सीक्रेट। सेम प्रोसेस लगभग यही है। हेलो क्लाइंट के अंदर क्या जाता है, ये सारा सर्वर के अंदर। ये सब पढ़ लेना एक बार खुद से भी। आप सर्टिफिकेट कैसे दिखता है यहाँ पे आगे और ये भी दिया गया। अब आप लोगों को एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करना है कल, और मैं आपको कल से जो है वो बताऊंगा। सर मैंने मतलब वो नेक्स्ट यूज नहीं सेशन में किया है, मेरे पास है जो आपको मैंने भेजा था, मैंने यूज नहीं किया वो वो की। मैंने यूज कर लिया, लेकिन अच्छा, आपने यूज कर लिया, ठीक है। मैंने किसी को कराया था तो मैंने उसको बता दिया, तो वो सब यूज हो गई कीज। एक सब ईमेल आईडी थ्रू बना लेना, 3 आईडी मिलती थी पहले, तो मेरे ख्याल से 5 आईडी देता था, अब 3 कर दिया, और 90 डेज के लिए मिलता था, अभी 1 मंथ के लिए वैलिड होता है बस। अच्छा, बेस रजिस्ट्रेशन की के लिए। हाँ, कल मैं आपको बताऊंगा लाइसेंस एक्टिवेशन मेथड। हाँ। एक होता है क्या, नॉर्मल लाइसेंस एक्टिवेट करना ऑनलाइन। एक होता है फाइल मैनुअल सिस्टम, जिसमें कि अंदर हम क्या करते हैं, जो है बेस रजिस्ट्रेशन की मेंशन करते हैं, और उसके बाद एक फाइल डोजियर जनरेट करता है, उसको ले जाके पेस्ट कर दो लाइसेंस सर्वर पर, और फिर वहां से आपका वो वैलिडेट कर देता है। ऐसा इसलिए दिया गया है कि मान लो अगर आपके पास मैनेजमेंट इंटरफेस में डायरेक्ट इंटरनेट फेसिंग नहीं है हाँ। तो आपको दिक्कत आती है। सेशन भी 2-4 तरीके से दिखाता है। नहीं आएगी। हाँ। एक तो सीएस एड्रेस, अब यही सब चीजें रियल टाइम में काम आएंगी। सीएस पोर्ट, ओके। हाँ। सीएस सर्वर एड्रेस मतलब वेब, सीएस या। पोर्ट एड्रेस, एसएस एसएस एड्रेस सर्वर साइड एड्रेस, एसएस पोर्ट, ये सब फिल्टर लगाने के लिए आता है। तो कौन से क्लाइंट से आ रहा है आपको, मान लो क्लाइंट का एड्रेस देखना, ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सीएस एड्रेस लगा दोगे। विप लगाना है तो सीएस सर्वर एड्रेस, अंदर वाले पूल आईपीस को नोड के को लगाना है तो सर्वर एसएस करके लगा के देख लो कि सर्वर पे हिट जा भी रहा है या नहीं। ओके। सेशन देखना, मैनेजमेंट आईपी डालना, मैनेजमेंट आईपी कॉन्फ़िगर करना, टीएमएसएच के बारे में आपको जानकारी होना, और लॉग डायरेक्टरीज क्या है, सेल वगैरह कौन सी चलती है, ये सब चीजें आपको पता चल जाएंगी, सीएलआई के थ्रू दिखेगा ना। टीम। क्योंकि सारा सेशन वगैरह सीएलआई पे ही दिखता है सही से। अच्छा। ग्राफिक में इतना कुछ पता नहीं चलता, लॉग नहीं आता एलटीएम पे। एएसएम इनेबल करूंगा तब लॉग आएगा, लॉग तब भी नहीं आएगा जब तक कि मैं लॉगिंग प्रोफाइल नहीं क्रिएट करूंगा। अच्छा। उसमें भी पूछता है लीगल रिक्वेस्ट के लिए लॉग या लीगल रिक्वेस्ट के लिए, तो आपको वो भी बताना पड़ेगा। ओके। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग लगभग इसी सेम टाइम पे। बाकी तब तक आप लोग देखिए करिए, ठीक है। आपका और भाई ये आईडी रूट। जरूर क्रिएट कर लेना, तो उससे क्या होगा कि जो फायरवॉल्स की रिक्वायरमेंट होगी तो करके रखेंगे। क्या कर लेंगे सर, क्या ग्रुप क्रिएट करने लेंगे, सॉरी। हेलो।